Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई काउंसलिंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जो कि 12:25 पे है 15 तारीख यानी कि आज जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है कि ई काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हाँ, एक अपडेट जरूर आया, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है वो देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट फॉर राउंड 1 वुड कमेंस शॉर्टली, यानी कि जल्द ही। इसको थोड़ा सा स्टॉप करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये जो लेटेस्ट अपडेट मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स फॉर राउंड 1 वुड कमेंस शॉर्टली, यानी कि जल्द ही होने वाला है। सर ये जल्द ही का मतलब क्या है? तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 24 आवर्स लेके चलें आप। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ये ई काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। और मैंने स्कूल सैनिक स्कूल में एक पर्सनली कॉल किया था, तो वहां से मुझे जानकारी मिलने को मिली है कि अल्टीमेटली 2 या 3 दिन लग सकते हैं, तभी इन्होंने डाला है कमेंट शॉर्टली। लेकिन 2 या 3 के बारे में बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा, आप वेबसाइट को जरूर चेक करते रहें, बजाय इस चीज के कि यूट्यूब पे हम कहीं सर्च कर रहे हैं। लेकिन आप सिंपल तरीका है, आप वेबसाइट पे जाके चेक करें, तुरंत अपडेट मिल जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि 24 घंटे के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। वैसे मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन अगर आप बिलीव करते कि हाँ हम ऑथेंटिसिटी भी काम करते हैं और पूरी सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी इससे बात ई काउंसलिंग से रिलेटेड। मेन मुद्दा जो था कल का जो मैंने वीडियो बनाया था, वो शायद कुछ पेरेंट्स को और कुछ बच्चों को समझ में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया, तो उसके रिगार्डिंग एक बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, शुरू हो जाओ। कल बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट जो कल एक्सप्लेन करा था उसको फिर से समझाते हैं आपको। ठीक है, 190, 200, 210, 220, ठीक है, 230, 240, ठीक है, 250, 260, हमने सभी नंबर लिख लिए हैं। ठीक है सर, इनसे पहले वाले नंबर क्यों नहीं लिखे? रीजन आप सब जानते हैं। ठीक है, हम कभी फालतू में झूठी दिलासा देने का प्रयास नहीं करेंगे आपको। सिंपल सा एक प्रश्न आप सभी के माइंड में आता है, सर मेरे बच्चे के इतने नंबर हैं, क्या मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या उसको स्कूल अलॉट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस सिंपल से गणित को आप ऐसे समझना कि ओल्ड सैनिक स्कूल हमारे कितने इंडिया में? 33। अब 33 स्कूल में कितनी सीटें हैं, ये सीट मैट्रिक्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जो अभी वेबसाइट खोली थी उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कितने स्कूल में कितनी सीटें हैं। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे लेके चलता हूं। मान लो कि हमारे पास 100 सीटें हैं। ठीक है, तो 3,300 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर बैठेंगे। अब नए सैनिक स्कूल 40 मान के चलते हैं, जो कि अपडेट होने वाला है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4,000 कैंडिडेट और मिल गए, तो अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 7,300। अब आप ये गणित समझना कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर यानी कि होल इंडिया में लगभग 7,300 बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे। अब ये 7,300 बच्चे कौन होंगे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी स्कूलों में सीट कम है, किसी स्कूल में ज्यादा है, तो ऐसा मत मान के चलना कि 100 की 100 पूरी सीट है। मैंने इस आपको एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे दिया है, हम मैक्सिमम मान के चलते हैं। ठीक है, ये 100 सीटें इस स्कूल में हैं। अब 7,300 कैंडिडेट नए पुराने दोनों मिलकर चलेंगे, और नए सैनिक जो पुराने सैनिक स्कूल हैं उनका गणित है 3,300। अब यहां पर ये चीज समझ में आ गई आपको? अब आपके बच्चे के नंबर अगर 190 से लेकर 260 के बीच में आ रहे हैं, तो नंबर यहां पर मैटर इतना नहीं करेगा जितना कि रैंक करेगी। क्या कहने का मतलब है सर? मैं बार बार कह रहा हूं, आपके बच्चे का जो स्कोर कार्ड आया है उस स्कोर कार्ड के नीचे आपको रैंक लिखी गई होगी कि AIR कितनी है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है। ठीक है, अब उसके गणित को समझते हैं। और ये हम कैटेगरी वाइज समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, कोई बच्चा, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। अब जनरल कैटेगरी में मान लो कि उसके 256 नंबर हैं, लेकिन AIR उसकी कितनी है? 4,000 से ऊपर। ठीक है, 4,000 रैंक से ऊपर है। तो अब आप यहां सोचो, जब पुराने से सभी स्कूलों में लाके 3,300 सीटें हैं, तो क्या फर्स्ट काउंसलिंग में इसका नंबर आना जायज बनता है? और दूसरी चीज हमें यह देखना है कि हर स्कूलों में जनरल की सीट कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से सीटें भरी जाती हैं। SC वर्ग का उसमें अलग रिजर्वेशन है कि SC के लिए इतनी सीटें हैं, उसके बाद OBC को इतनी सीटें दी गई है, ST वर्ग के लिए अलग सीटें हैं, और फिर जनरल वर्ग।
जनरल मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अगर 256 नंबर लाने के बाद में अगर 4000 रैंक आ रही है, तो अभी तो वर्तमान में मुश्किल है, हाँ गुंजाइश है, पूरे चांसेस भी हैं सिलेक्ट, यानी कि पूरे चांस बनेंगे आपके सिलेक्शन के। कैसे, उसके बारे में भी अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए कि अगर रैंक आपकी 4000 से ऊपर जा रही है तो अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अब नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके बुरे नहीं थे, पेपर थोड़ा सा इजी आया था इस साल, तो बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। अब अच्छे मार्क्स आए तो वो रैंकिंग में हेर फेर हो गया, ठीक है। अब यहां मान लो कि किसी बच्चे के 265 नंबर है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो, ठीक है, और उसकी जो रैंक है बेसिकली वो 3000 के समथिंग है। तो 3000 के समथिंग यानी कि उसको तो सीट अलॉट हो जाएगी, पक्की बात है। और ये जरूरी नहीं कि पहले दूसरे राउंड में, लेकिन 8वें राउंड में अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको सीट अलॉट हो जाएगी। तो अब सर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न और पूछता हूं, कितने जो कॉलम बना रखा है अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या रेंज है जिसमें जनरल वर्ग को पूरे पूरे चांसेस हैं सीट अलॉट होने के, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं मोटे मोटे तौर पे कि 3500 से लेकर 3800 तक अगर जनरल कैटेगरी, तो मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको, ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए अगर जनरल वर्ग में जिस बच्चे की रैंक यहां तक है 3500 से लेकर 3800 तक, उनको काउंसलिंग की सभी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। पहली दूसरी में गारंटी नहीं है, लेकिन 6, 7, 8 तक आते आते आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। तो बार बार कर रहा हूं, आप क्या करना है, आपको रैंक को देखना है और रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में इस वर्ग में आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, सर मैं एससी वर्ग से हूं और मेरे 220 नंबर है। ये 220 का आंकड़ा इसलिए लिया क्योंकि यहां पर आप, अब यहां पर क्या है, अभी जो रैंक दर्शाई गई है वो कास्ट वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज नहीं बताई गई है, वो आपको एआईआर बताई गई है। तो 220 पे एससी कैटेगरी का 100% हो जाएगा ओल्ड सैनिक स्कूल में, पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब ओबीसी वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि ओबीसी की कैटेगरी और जनरल कैटेगरी लगभग लगभग मुश्किल से अगर देखा जाए तो 5 या 10 रैंक का फर्क पड़ने वाला है, और यानी कि नंबरों का, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है उसमें। अब ओबीसी के लिए एक डाटा लिया है, अगर 240 से लेकर 245 के बीच में, ठीक है, 240 से लेकर 245 के बीच में अगर आपके नंबर है तो यकीन माना कि आपको 8वें राउंड तक पार्टिसिपेट करने के बाद में सीट अलॉट हो जाएगी। अब जिनकी रैंक 18,000 20,000 है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी है यार, हम भ्रम में ना जिए, ठीक है, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें, आप काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट पूरी तरीके से करें यार। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे, देखो बहुत सारी डायमेंशंस बनेंगी, बहुत सारे सिनेरियो ऐसे क्रिएट होंगे जहां पर हमें सीट्स मिल जाएंगी, क्योंकि क्या है ना, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं पहली दूसरी तीसरी काउंसिल तक भरा, नहीं नंबर आया तो फिर उन्होंने क्विट कर दिया। अब बात आती है आगे की 5 काउंसलिंग तक, तो जिसने लास्ट तक लड़ाई लड़ी है वही जीता है और उसी को सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो जिस आपकी जो भी रैंक हो, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट पूर्ण तरीके से करना है। कहानी समझ में आई? तो ओबीसी का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसटी वर्ग के बारे में। तो एसटी का कट ऑफ जो है बेसिकली यानी कि जो रैंक है वो एससी से और नीचे जाएगी, यानी कि अगर आपके 215 भी नंबर आ रहे हैं, 215 से लेकर 220 तक एसटी वर्ग शेड्यूल ट्राइब के बारे में, तो भी आपका सैनिक स्कूल में ओल्ड में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब जो नए सैनिक स्कूल हैं, नए सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा समझ लें। जनरल कैटेगरी की रैंक अगर नए सैनिक स्कूल में, अगर मैक्सिमम बता रहा हूं 7,000 तक, ठीक है, या फिर 8,000 मान लो आप इसको, ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, तो आपको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होगा, ठीक है। अभी न्यू सैनिक स्कूल पे लोग कम ट्रस्ट करें, लेकिन मैं आपको उसका भी पूरा गणित समझाऊंगा, लेकिन जल्दी, इस वीडियो में नहीं। अब जनरल कैटेगरी की अगर 7 से 8 रैंक आ रही है तो 8वें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो आप यहीं पे अंदाजा लगा लेना कि जब 220 पे उसको ओल्ड सैनिक स्कूल मिल रहा है तो डेफिनेटली 200 नंबर, ठीक है, 190 तक एससी कैटेगरी में आपको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ओबीसी वर्ग के बारे में अगर हम यहां बात करें तो लगभग लगभग 235 प्लस पे जाएंगे तो आपको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा,
लेकिन वो तब जब आप पूरी 8 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहानी समझ में आ गई? तो ये जितने प्रश्न थे आपके माइंड में कि सर, क्योंकि देखो सीट मैट्रिक्स के माध्यम से या फिर जो प्रोस्पेक्टस बताया गया, जो पीडीएफ हमारे पास में, वो गणित समझने में आपको भी समय लगेगा। यहां पर पेरेंट्स का एक सिंपल सा प्रश्न आ रहा है, इतने नंबर हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैंने आपको बता दिया है, रैंक पे फोकस करें, स्कूलों का अलॉटमेंट आपको बता दिया है। टोटल 7300 कैंडिडेट हमारे सीट लेंगे, उसमें क्या आपके बच्चे का रैंक वाइज नंबर आ रहा है, आप स्वयं देख लेना और आप भ्रम में ना जिए, लेकिन बार बार कह रहा हूं उम्मीद पूरी रखें। अब यहां पर हम देखते हैं, जो कल भी बताया था कि कैसे सीट, कैसे दूसरे यानी कि किसी की रैंक जनरल वर्ग में अगर मान लो 4,500 तक आ रही है तो उसको भी सीट मिलने के चांसेस हैं। ये पॉजिटिव बात है। कब? तो देखो, जब भी बच्चा जाएगा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है, 20% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को केवल नॉलेज के पर्पज से दिलाते हैं। तो जब ये बच्चे इनके अच्छे मार्क्स से लेकिन ये जा नहीं रहे हैं, तो फिर दूसरे वाले को मौका मिलेगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चे हमारे मेडिकल में फेल होंगे, तो जब मेडिकल में फेल होंगे तो उनकी जगह पे दूसरे बच्चों को मौका दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 मंथ पढ़ने के बाद में स्कूल को छोड़ देते हैं, कारण घर की बहुत याद आ रही है, हम नहीं रह पा रहे हैं, कभी पेरेंट्स नहीं रह पाता, कभी बच्चे नहीं रह पाते हैं, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। दूसरा, चौथा कॉलम बनता है, सर मुझे जो स्कूल अलॉट हुआ है बेसिकली वो मेरे घर से लगभग 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अगर मान लो कभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती, 5 दिन की, तो मैं, मेरा जो टाइम रहेगा वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है, तो फिर उसने वो स्कूल चॉइस नहीं करा, तो फिर यहां पर दूसरे बच्चे को चांस मिलता है। कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस बनेंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जिस जिस भी कैटेगरी से हैं, आप काउंसलिंग की प्रोसेस में पूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करें, आपको सीट डेफिनेटली मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जिसकी रैंक 30,000 40,000 है उनका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन होप ना छोड़ें। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इस उम्र पे शायद हमने हमारा एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन आप सभी लोग वॉरियर हैं। ठीक है, टिल देन नई अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।